Today I am giving you history template for bad obstetric history. इसके नाम से एक चीज जाहिर है, this is all about past, all about history. यानी कि ये पेशेंट की हिस्ट्री को जाहिर करता है. बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब क्या है? अगर किसी पेशेंट के पास जिंदा हेल्दी बच्चे नहीं हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री. अब इसकी 3-4 तरह की टाइप्स हैं. अगर तो एक पेशेंट है जिसके पिछले सारे हमल मिसकैरेजेस होते रहे हैं, हमल ज़ाया होते रहे हैं, तो जाहिर है उसके पास कोई जिंदा बच्चा नहीं है. या अगर कोई पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजार के सेकंड ट्राइमेस्टर तक पहुंच गया लेकिन उसमें उसके बेबी की आईयूडी हो गई, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज हो गई. या इसकी एक और सूरत है कि पेशेंट ने सेकंड ट्राइमेस्टर भी ठीक गुजार लिया, थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके 28 हफ्तों के बाद बच्चे की एकदम से माँ के पेट में डेथ हो जाती है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं. या उसने सारे ट्राइमेस्टर्स ठीक गुजार लिए लेकिन इंट्रापार्टम डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो गई है, तो उस सूरत में भी पेशेंट के पास जिंदा बच्चे नहीं होंगे. और आखिरी सूरत इसमें क्या है कि तमाम ट्राइमेस्टर्स ठीक गुजार लिए, इंट्रापार्टम भी ठीक गुजार लिया, लेकिन डिलीवरी के फौरन बाद बच्चे की डेथ हो गई, अर्ली न्यूनेटल डेथ. इन तमाम सूरत हाल में पेशेंट के पास नो अलाइव इशू होगा. एक सूरत और है, पेशेंट के पास सारी प्रेगनेंसीज ठीक जाती रही लेकिन तमाम बच्चों में कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, यानी कि बच्चे माजूर हैं, कोई भी सेहतमंद नहीं है, तो इसे भी हम बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कहते हैं. तो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का एग्जैक्टली आपको पेशेंट से नहीं पता चलेगा हिस्ट्री लेते हुए, ये आपको डिग आउट करना पड़ेगा. यानी कि जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के लिए दाखिल किया हुआ है वार्ड में. वो आपको ऐसे कहेगा कि मुझे सी सेक्शन के लिए दाखिल किया हुआ है. जाहिर है प्रेशस प्रेगनेंसी होगी तो उसको आप हॉस्पिटल में टर्म का जो पेशेंट होगा उसको आप एडमिट करेंगे ताकि उसका आप सेक्शन कर सकें. या उसका कोई मेडिकल डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से उसे एडमिट किया हुआ होगा, या उसको सिंपल वर्कअप के लिए एडमिट किया हुआ होगा. सो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को आप लोगों ने खुद डिग आउट करना है पेशेंट की हिस्ट्री लेके, कि अगर उसके पास जिंदा बच्चे नहीं हैं तो आप समझ जाएंगे ये आपका बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का केस है. इसके साथ कोई ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर आपको आ सकता है, तो फिर आपने दोनों तरीके से उसकी हिस्ट्री लेनी है. मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री टेम्पलेट जो शेयर कर रही हूँ वो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रिगार्डिंग रिकरेंट मिसकैरेजेस है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्टम्स रिलेटेड टू डिजीज. मिसकैरेजेस जब भी पिछले पेशेंट के होंगे, सबसे पहली चीज आपने पेशेंट से पूछनी है उसकी LMP, कि उसका पीरियड्स का साइकिल कैसा चल रहा था, उसे अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट याद है एग्जैक्टली. अक्सर तो पेशेंट्स को पता ही नहीं होता उनका UPT पॉजिटिव आया हुआ है, उनको ये भी नहीं पता होता. वो इंतजार में बैठे हुए होते हैं, 2 मंथ्स का एमेनोरिया चल रहा है, 3 मंथ्स का एमेनोरिया चल रहा है, और अचानक उनको इंसिडेंटल फाइंडिंग आती है कि उनकी प्रेगनेंसी चल रही थी जो कि अब मिसकैरेज हो गया है. कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आप पूछ सकते हैं. मॉर्निंग सिकनेस है, नोजिया वॉमिटिंग है, या आपने UPT घर में किया है, या आपने कहीं से अल्ट्रासाउंड कराया है. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कंफर्मेशन ऑफ FCA. अगर पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उसमें FCA दिखाई दे गए थे, कार्डिक एक्टिविटी आ गई थी. लोअर एब्डोमिनल पेन, विजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, विजाइनल डिस्चार्ज, ये तीनों बातें फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि मिसकैरेज की तरफ लेके जा रहे होते हैं, यानी कि लेबर के साइंस हैं जिसकी वजह से जो भी यूट्रस में होगा वो एक्सपेल हो जाएगा. सो अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्रीज मिसकैरेजेस की हैं तो आपने उसके सिम्टम जरूर रूल आउट करने हैं. क्या वो पेनलेस मिसकैरेज था, या आपको कोई सिम्टम स्टार्ट हुए थे, पेन हुआ था, ब्लीड कर रही थी आप, या अचानक से स्कैन में आ गया कि जी FCA कार्डिक एक्टिविटी खत्म हो गई है. देन हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल सर्कलाज. अक्सर जो रिकरेंट मिसकैरेजेस के पेशेंट्स होते हैं उनमें हर प्रेगनेंसी में सर्कलाज अप्लाई हो रहा होता है, पिछली प्रेगनेंसी में, उससे पिछली प्रेगनेंसी में, फिर आप उसको करंट प्रेगनेंसी के लिए भी सर्कलाज एडवाइस कर देते हैं. सो आपने सर्कलाज जरूर पूछना है क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेजेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जो कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है. सो उसकी वजह से सर्कलाज लगाना पड़ता है. वो पूछ लें किसने लगाया, कहाँ से, कितने हफ्तों पे लगा, और उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी. देन सिम्टम्स टू रूल आउट कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स. रिकरेंट मिसकैरेजेस की
लंबी सी लिस्ट है कॉजेस की, उसको आपने याद रखना है। सबसे पहले स्टार्ट हो जाएं जेनेटिक फैक्टर्स। डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ कपल लेना है आपने, और आपने ये उसमें रूल आउट करना है कि कोई खानदानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं चल रही है कपल की फैमिली में। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का आप इस तरह भी सवाल कर सकते हैं कि कोई महंगा वाला टेस्ट यानी कैरियोटाइपिंग का, या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होती हैं उनको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, उसमें कोई महंगा वाला टेस्ट तो नहीं कराया आपने, या जो नमूना निकला था बच्चे का उसकी कोई रिपोर्ट आपके पास है? पेरेंट्स की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी लीड्स टू मिसकैरेज। मैटरनल एज आपको पता ही है, एज के बारे में एक टेबल बना हुआ है, उसको याद कर लें कितनी परसेंटेज है। यंग एज में जो टीन एज की प्रेगनेंसी होती है उसमें मिसकैरेज का चांस ज्यादा होता है। फिर उसके बाद 35 ईयर्स के बाद 39, 40 प्लस में मिसकैरेज का रेट ज्यादा होता है। सो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में मिसकैरेज का रेट बढ़ जाता है। ओबेसिटी, रेज्ड बीएमआई, ओबेसिटी की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो या तो वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही होगी, इनफर्टिलिटी चल रही होगी, एमेनोरिया चल रहा होगा, प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो मिसकैरेज हो जाएगा। फीवर, फ्लू, रैश, इससे आप इन्फेक्शियस डिजीज को रूल आउट कर सकते हैं। इन्फेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्च इन्फेक्शंस। टॉर्च क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, सीएमवी, हर्पीस, ये शुरू के इन्फेक्शन होते हैं जो कि ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनकी वजह से मिसकैरेज का रेट बढ़ जाता है, कंजेनिटल एनोमलीज का रेट बढ़ जाता है। इसके साथ आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी पूछ लें, गोनोरिया है, क्लेमिडिया है, सिफिलिस है। सिफिलिस के पेशेंट्स में ज्यादातर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेज होते हैं। देन एनाटमिक कॉजेज, एनाटमी के हिसाब से ऐसी क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी तो ठहर जाती है लेकिन वो ग्रो नहीं करती? उसमें सबसे ज्यादा रेशो है यूट्राइन एनोमलीज की। यूट्राइन एनोमलीज कंजेनिटल होती हैं, जो आपकी मुलेरियन डक्ट एनोमलीज भी कहते हैं, यानी सेप्टेट यूट्रस है, डायडेल्फस है, आर्कुएट यूट्रस है, या कोई अंदर यूट्राइन सेप्टम बना हुआ है। इन तमाम केसेस में होता क्या है कि या तो एम्ब्रियो जो ट्यूब में से निकल के आ रहा था इम्प्लांट ही नहीं होगा, या अगर वो इम्प्लांट हो गया तो उसको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी, अंदर इतनी जगह ही नहीं मिलेगी कि वो ग्रो कर सके। तो क्या होगा कि वो जाहिर है वो बेचारा बाहर आ जाएगा। देन फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स की वजह से दो कॉजेस हैं मिसकैरेज होने की। एक तो वैस्कुलर सप्लाई डिस्टर्ब होगी, बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ग्रोथ रुक जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा, या अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होगी, अगर बड़ा फाइब्रॉइड है तो वो रूम ही नहीं दे रहा होगा अंदर फीटल ग्रोथ के लिए, तो मिसकैरेज हो जाएगा। लार्ज सबम्यूकस पॉलिप्स यानी पूरे एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर पॉलिप अगर आया हुआ है तो डेफिनेटली देयर इज नो स्पेस फॉर फीटस टू ग्रो। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कंजेनिटल हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड केसेस कौन से होते हैं? जैसे किसी में कोई पुराना सर्वाइकल ट्रॉमा हुआ हो, या किसी ने सर्वाइकल कोनाइजेशन कराई है, बायोप्सी ली थी, लेट्स का प्रोसीजर कराया, लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन का प्रोसीजर है, लीप है, या कोई रिपीटेड सर्कलाज उसके हुए हैं, तो ऐसे में सर्विक्स वीक हो जाती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में होगा क्या कि जो एंडोसर्वाइकल कैनाल होगी डायलेट हो जाएगी। जो सर्विक्स की इफेसमेंट और डायलेटेशन लेबर के दौरान होती है वही प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इफेसमेंट भी हो जाएगी, डायलेटेशन भी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? जाहिर है प्रेगनेंसी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एक्सपेल हो जाएंगी। एशरमैन सिंड्रोम, इसमें आप लोगों को पता ही है कि इंट्रायूट्राइन एडहीजन्स बन जाती हैं। अगर पेशेंट ने किसी दाई से या लोकल सी जगह से डीएनसी कराई है या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन हुई भी है तो उसकी वजह से एडहीजन्स बन जाएंगी। ज्यादातर तो इस केस में प्रेगनेंसी ठहरती ही नहीं है, इनफर्टिलिटी होती है, एमेनोरिया होता है। अगर बाय चांस प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तो वो मिसकैरेज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज हार्मोनल कॉज, पेशेंट से पूछ लें उसको पीसीओएस तो नहीं है। ये कैसे पूछेंगे आप कि आपके चेहरे पे बाल तो नहीं निकलते थे, आवाज भारी तो नहीं हो गई थी, या आपको 2-2 महीने बाद पीरियड्स आ रहे होते थे, कुछ ऐसा तो नहीं था आपके साथ। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का क्या मतलब है? ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है। जितना अच्छा प्रोजेस्टेरॉन होगा उतनी अच्छी इम्प्लांटेशन रहेगी। ई से ईस्ट्रोजन, ई से एनिमी, यूं याद रखें। सो ईस्ट्रोजन जो है वो प्रेगनेंसी का एनिमी है
वो प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगा, इनफर्टिलिटी कराएगा, और अगर हो गई प्रेगनेंसी तो मिसकैरेज करा देगा। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी का फ्रेंडली हार्मोन है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी और प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट कॉज इज इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास। इसका बहुत मेजर रोल है, खास तौर पे सेकेंड ट्राइमेस्टर के, थर्ड ट्राइमेस्टर के जो मिसकैरेजेस हैं, फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी है, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशंस हैं। तो इसमें आप यूं करके पूछ लेंगे कि आपके खानदान में तो नहीं कोई खून जमाने वाली बीमारी चल रही थी। एंडोक्राइन फैक्टर्स में डायबिटीज, थायराइड, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। डायबिटीज में क्या होगा कि जब इतना शुगर लेवल बढ़ जाएगा कि आपका HbA1c का लेवल ज्यादा आ रहा होगा, तो क्या होता है कि कंजेनिटल एनोमलीज भी बढ़ जाती हैं और मिसकैरेज रेट भी बढ़ जाता है। थायराइड में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस आपको पता है कि पेशेंट बिल्कुल एक ठंडी सी जगह पे बैठा है, वेट गेन है, ड्राई स्किन है, फटीग है, वीकनेस फील हो रही है, लेथार्जिक है, कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चीज आपने याद रखनी है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट APLS यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये आप सबको पता है कि जो रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी कॉज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस हो जाती है पूरी बॉडी में। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से ब्रेन से लेके नीचे तक तमाम सिस्टम्स में जब थ्रोम्बाए जाके बैठ जाएंगे तो वो वैस्कुलर डिस्टर्बेंस कराएंगे, जिसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होंगे। CNS में मिग्रेन होगा, सीजर्स होंगे, न्यूरोपैथी डेवलप होगी, GB सिंड्रोम हो सकता है। CVS में सारी वेल्वुलोपैथी, हार्ट वेल्व्स में वेजिटेशंस बन सकती हैं, मरमर आ सकते हैं, MI हो सकता है एकदम से पेशेंट को। इसी तरह लंग्स में पीछे चले जाएं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एम्बोलिज्म हो सकता है। वेन्स में थ्रोम्बोसिस होगा तो DVT डेवलप हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट को, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA। इसी तरह एड्रीनल इन्फॉक्शन हो सकता है, किडनी में नेफ्रोपैथी हो जाएगी, पूरी बॉडी में हेमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा, या प्लेटलेट बेचारे रहेंगे ही नहीं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। इसमें होता यही है ना कि जो आपके हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है, हाइपर कोएगुलेशन हो जाएगी, और जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। प्लेटलेट बेचारे भी सारे कंज्यूम हो जाएंगे एंड स्टेज में जाके, तो डेफिनेटली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से ही क्या होगा कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी डेवलप होगी। अगर वो प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो IUGR हो जाएगा, प्री एक्लैम्शिया डेवलप होगा, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी, या जैसे पेशेंट में रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होगी। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्मोकिंग की हिस्ट्री ले लें, अल्कोहल की, कोई नशा आवर चीज तो नहीं इस्तेमाल करती, या चाय आप बेतहाशा पीती हो सारा दिन, कैफीन की वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसी तरह किसी ऐसी जगह आप काम कर रही हैं जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, शुआएं लग रही हैं, या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कैंसर से रिलेटेड कोई इस्तेमाल कर रही हैं आप, या एंटी प्रोजेस्टोजेंस का इस्तेमाल आपने किया है, या एनेस्थेटिक गैसेस ज्यादा ले ली हैं। ये थोड़ा बहुत आपने एक दो क्वेश्चंस में उसको पूछना होता है टू रूल आउट के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या ड्रग्स तो नहीं है जो मिसकैरेज की कॉज है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में रिकरेंट मिसकैरेजेस के पेशेंट्स में आपने पिछली हिस्ट्री को ही फोकस करना है। इस हमल में अगर उसके साथ कोई और मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिकली हम उसको इस हमल में बचा रहे हैं। ये उसकी प्रेशियस प्रेगनेंसी होगी, हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसकी सेफ डिलीवरी कराई जा सके। सो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आपने पुरानी ले लेनी है। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज कितनी थी, आउटकम क्या था, अगर मिसकैरेज हुआ तो कौन सी जेस्टेशन पे हुआ, कितने हफ्तों पे हुआ, उसके सिम्टम्स क्या हुए, पेन हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी, और मेडिकली टर्मिनेट किया या सर्जिकली टर्मिनेट किया। वही पुरानी बातें कि अगर DNC कराई, सक्शन इवैक्यूएशन कराई तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, एनेस्थीसिया कौन सा दिया था, ब्लड ट्रांसफ्यूज तो नहीं करना पड़ा, डाई हैंडलिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर DNC करवाई तो बाद में जो बच्चेदानी से नमूना लिया था उसकी रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट आपसे डॉक्टर ने डिस्कस की कि उसमें क्या मसला है। इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव प्रेगनेंसीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब इतनी स्पेस ही नहीं मिल रही होगी, बार बार हमल ठहल रहा है, बार बार DNC हो रही है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और वो मिसकैरेज हो जाएगा। एंटीनेटल सर्विलेंस, वही पुरानी बात कि आपने इस हमल में किसी को चेकअप करवाया, डेटिंग स्कैन कब हुआ,
विजिट्स कहाँ करा रही हैं, रेगुलर हैं या नहीं, दवाइयाँ कौन सी ले रही हैं, ये सारी बातें. ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री, अगर आपके पास 3rd ट्राइमेस्टर का टर्म का पेशेंट आया हुआ है तो आप ट्राइमेस्टर वाइज अपनी उसी तरह हिस्ट्री लेंगे. दिस इज ऑल अबाउट बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री related to recurrent miscarriages.